नमस्कार। मैं सीए अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कैपिटल गेन टैक्स पर हमारी सीरीज चल रही है और इसी सीरीज के आज के पार्ट में हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन पर चर्चा करने वाले हैं और ये प्रोविजन है सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, जो कि ये बताता है कि अगर एसएससी अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी कितनी आती है और बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में उसकी लायबिलिटी कितनी आती है। इसके अलावा इसी के समकक्ष एक सेक्शन और है जो कि हालांकि बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड गेन्स में है, लेकिन उसको भी हम आज साथ के साथ उस सेक्शन को कवर करेंगे क्योंकि वो सेक्शन भी इसके साथ ही है। वो सेक्शन है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स, जो कि सेक्शन 28(6)A में कवर है। तो साथियों, आज हम इन दोनों सेक्शनों पे बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों ही सेक्शनों पे टैक्स की लायबिलिटी किस प्रकार से आती है और हम उसको किस प्रकार से डीलिंग कर सकते हैं और अपने टैक्स को किस प्रकार से सेवन कर सकते हैं। किस साल हमारा टैक्स की लायबिलिटी आएगी, किस साल हमारा ट्रांसफ़र माना जाएगा, इन सारी बातों पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस आज जो दोनों सेक्शन में बताने वाला हूँ वो दोनों सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अधिक काम में आने वाले हैं। तो इसको विस्तार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, जो कि इस बात से कनेक्टेड है कि अगर हमारे पास कोई कैपिटल एसेट्स है और हम उसको स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे ऊपर कैपिटल गेन टैक्स की क्या लायबिलिटी आएगी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसके पास्ट में चलते हैं। ये सेक्शन कौन से साल से इंसर्ट हुआ, उस साल से पहले इस सेक्शन की क्या स्थिति थी। अप टू असेसमेंट ईयर 84-85 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय द असेसी इनटू स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ हिज बिजनेस वाज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन वाज टैक्सेबल। यानी कि असेसमेंट ईयर 84-85 तक इसको अगर कोई व्यक्ति अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करता था तो इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता था। इसका सीधा सीधा कारण ये रहता था कि आज सपोज करिए मेरे पास अपनी कोई ज्वेलरी है जो मेरे को गिफ्ट में मिली है, मेरी मदर इन लॉ से, मेरी मदर से, मेरे फादर से, किसी से मेरे को गिफ्ट में जो ज्वेलरी मिली है और उस ज्वेलरी को मैं अपने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करता हूँ। यानी कि ज्वेलरी मेरी है और मैंने ही उसको अपने व्यापार में कन्वर्ट किया है। तो अगर देखिए आए तो किसी प्रकार का कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि जो ट्रांसफ़र होता है या सेल होती है उसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफरी। लेकिन इस वाले केस में, कन्वर्जन वाले केस में, ट्रांसफरर भी मैं हूँ और ट्रांसफरी भी मैं हूँ। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट थे उस समय तक। उन जजमेंटों में ये बताया गया था कि ऐसे केसों को हम जो है ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को नलीफाई करने के लिए असेसमेंट ईयर 85-86 से ट्रांसफ़र की जो डेफिनेशन है जो हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 47 में दी गई है, उस डेफिनेशन को जो अमेंडमेंट किया गया और ट्रांसफ़र में इस चीज़ को शामिल किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करता है तो उसको भी ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा। तो साथियों, अब मैं आपके सामने सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 द कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक एंड ट्रेड shall be charged to tax in the previous year in which the stock and trade is sold or otherwise transferred by the assessee for the purpose of computing the capital gain. The fair market value of the assets on the date of conversion shall be deemed to be the sale consideration for the purpose of section 48। तो अब हम इस सेक्शन को बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे कि इसमें टैक्स की लायबिलिटी किस प्रकार से आएगी। आज हमारे पास कोई कैपिटल एसेट्स है, सपोज करिए आज मेरे पास ज्वेलरी है जो मेरे घर पर है। अब मैं अपना ज्वेलरी का व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता हूँ। जो मेरे पास ज्वेलरी है वो मैंने खरीदी थी आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए की। आज मैं उस ज्वेलरी को
अपनी ज्वेलरी शॉप में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज्वेलरी के व्यापार करना चाहता हूँ। और मैंने उस ज्वेलरी को अपने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। सपोज़ करिए कि मैंने वो जो ज्वेलरी खरीदी थी, वो खरीदी थी मैंने 1 अप्रैल 2012 को 1 लाख रुपए में। अब मैंने उस ज्वेलरी को 31 मार्च 2018 में कन्वर्ट कर लिया अपने स्टॉक एंड ट्रेड में। मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, तो जिस दिन मैंने उसको कन्वर्ट किया है, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। सपोज करिए 31/3/18 में उस असेट्स की, उस ऑर्नामेंट की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 3 लाख रुपए थी। मैंने उसको अपने मैंने उसको अपने व्यापार में स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में मान लिया और उस 3 लाख रुपए को अपनी बुक्स में एज स्टॉक के रूप में दिखा दिया। अब अब मैंने अपना व्यापार स्टार्ट किया और उस ज्वेलरी को मैंने 31/3/20 के दौरान 5 लाख रुपए में सेल कर दिया। अब हम यहाँ भी देखेंगे कि टैक्स का ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा, कैपिटल गेन किस पर लगेगा और बिजनेस और प्रॉफिट एंड गेन किस पर लगेगा। तो जो हमने ऑर्नामेंट 1 लाख रुपए खरीदे थे और जिस दिन हमारा उसका कन्वर्जन हुआ है 31/18 को, उस दिन उसकी वैल्यू थी फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब हमको 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। यानी फेयर मार्केट वैल्यू में से हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटा दी सब्जेक्ट टू इंडेक्स। अब इसका 1 लाख का इंडेक्स और हो जाएगा तो वो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की हमने कॉस्ट घटा दी, तो हमको 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब हमने वो 3 लाख रुपए की जो हमारी उसकी कॉस्ट थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी, वो हमारी बिजनेस में कॉस्ट मानी जाएगी। उसको हमने 5 लाख रुपए में 31/3/20 में सेल कर दिया। अब हमको 2 लाख रुपए का बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से ये वाला जो ट्रांजेक्शन था, हमने इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लिया। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने ये देखा कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। अब हम एक दो एग्जांपल के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास और करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। इफ द असेट्स कन्वर्टेड बाय द असेसी इनटू स्टॉक एंड ट्रेड इज नॉट ए कैपिटल एसेट। अगर हमने जो असेट्स अपनी स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में जो कन्वर्ट की है, अगर वो कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में नहीं आती है, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई लैंड है जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। आपको ये पता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट्स की परिभाषा से एक्सक्लूड किया गया है। तो हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर अपने स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो इस पर कोई भी कैपिटल गेन की लायबिलिटी नहीं आएगी और इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अब हम इसको एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। ए बिल्डिंग, मेरे पास एक बिल्डिंग थी। ए बिल्डिंग हैज बीन एक्वायर्ड बाय द असेसी ऑन 1 जून 2000। एक असेसी ने एक बिल्डिंग को 1 जून 2000 को 1 लाख रुपए में परचेज किया था। द असेसी कन्वर्ट द बिल्डिंग इनटू स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ हिज प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस 1/1/2012। असेसी ने उस बिल्डिंग को अपने रियल एस्टेट के व्यापार के लिए 1 जनवरी 2012 को स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में कन्वर्ट कर लिया। जिस दिन उसने उसको स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में कन्वर्ट किया, उस दिन उस असेट्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 9 लाख रुपए थी। द स्टॉक एंड ट्रेड इज सोल्ड बाई द असेसी ऑन 1/1/2020। अब जो स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में बिल्डिंग थी, वो असेसी ने 1/1/2020 में 13 लाख रुपए में उसको सेल कर दिया। जिस दिन उसको 13 लाख रुपए में सेल किया, उस दिन उसकी FM उसको हमने 13 लाख रुपए में 13 लाख रुपए में सेल कर दिया। इस असेट्स की FMV 1 अप्रैल 2001 को 1,80,000 थी। अब हम इसमें देखते हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोविजन 13 लाख रुपए में हमने इसको भेज दिया और 9 लाख रुपए में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। यानी कि 13 लाख माइनस 9 लाख, 4 लाख रुपए का तो इसमें बिजनेस का हमारा प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा हम अब देखें कैपिटल गेन कितना हुआ। तो कैपिटल गेन देखते समय सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो इसके लिए हमको पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा कि ये असेट्स हमारे पास कितने साल तक होल्डिंग रही। ये असेट्स हमारे पास 1 जून 2000 से लेके 31/12/11 तक। यानी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखने की ये होती है कि जिस साल हमने इस असेट्स को कन्वर्ट किया है, इंडेक्सेशन उसी साल का लिया जाएगा। केवल कैपिटल गेन टैक्स को डेफर किया जाता है, क्योंकि इंडेक्सेशन उसी साल तक का लिया जाता है जिस साल हमने इस असेट को कन्वर्ट किया है। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी उस साल आती है
जब हम स्टॉक को सोल्ड आउट कर देते हैं, तो हमारे केस में 31/12/2011 तक हम उसका होल्डिंग पीरियड देखेंगे जो कि लॉन्ग टर्म है, 24 महीने से ऊपर है। अब इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 1,80,000 में। हमने जो 1 अप्रैल 2001 को उसकी जो वैल्यू थी FMV 1,80,000 थी, और हमने इसको जो कन्वर्ट किया है, हमने इसको कन्वर्ट किया था 9 लाख रुपए में। इसकी जो है फेयर मार्केट वैल्यू थी रेट ऑफ कन्वर्जन। तो हम इसका कैपिटल गेन टैक्स निकालते हैं, इसकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन बनी आएगी 9 लाख रुपए। अब इसमें से हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, 1,80,000 में हम इसकी इंडेक्स कॉस्ट लगाएंगे तो 3,31,200 बैठेगी। इस प्रकार से 5,68,800 रुपये का उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो इसको आप समझने का प्रयास करिए। मिस्टर ए परचेज लैंड कॉस्ट ₹10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2002-2003। मिस्टर ए ने एक लैंड खरीदी थी 2002-2003 में 10 लाख रुपए में, एंड हेल्ड द सेम एज हिज कैपिटल एसेट टिल 31 मार्च 2015। और 31 मार्च 2015 तक उनकी वो कैपिटल एसेट्स के रूप में उनकी बैलेंस शीट में आ रही थी। उसके बाद उन्होंने अपना एक रियल इस्टेट का व्यापार शुरू करने का निश्चय किया 1 अप्रैल 2015 से, और उन्होंने उस लैंड को स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में 1 अप्रैल 2015 को कन्वर्ट कर लिया। उस दिन उस लैंड की जो मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी, वो 1.5 करोड़ रुपए थी। उसके बाद उन्होंने उस लैंड पे 20 फ्लैट इक्वल साइज के बनाए, इक्वल क्वालिटी और डायमेंशन के बनाए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट आई 8 लाख रुपए। उन्होंने 20 फ्लैट बनाए थे, हर फ्लैट की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 8 लाख रुपए आई। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 19। जो उसका फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन दिसंबर 19 में कंप्लीट हो गया था। उन्होंने उसमें से 15 फ्लैट 20 लाख रुपए के हिसाब से जनवरी 20 से लेकर मार्च 20 के बीच में बेच दिए। यानी कि जो उन्होंने 20 फ्लैट बनाए थे, उसमें 15 फ्लैट उन्होंने 20 लाख रुपए पर फ्लैट के हिसाब से जनवरी 20 से लेके मार्च 20 तक में बेच दिए थे। और जो रिमेनिंग 5 फ्लैट बच गए थे, वो उनके स्टॉक इन ट्रेड में थे 31 मार्च 20 में। अब हम इसमें ये देखने का प्रयास करते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी और बिजनेस प्रॉफिट किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी देखते हैं। हमने अपने जो लैंड थी उसको हमने 1 अप्रैल 2015 में स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में कन्वर्ट किया था। उस दिन उसकी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1.5 करोड़। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन डीम्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 1.5 करोड़। अब हम इसमें से इंडेक्स लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब हम इसमें से जो उसकी लैंड की कॉस्ट थी वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। लैंड की कॉस्ट थी हमारी 10 लाख रुपए में हमने खरीदी थी फाइनेंशियल ईयर 2003 में। तो वो हमारी इंडेक्स होके आ रही है 24,19,048 रुपये। यानी इंडेक्सेशन उस साल का लेंगे जिस साल हमने उसको कन्वर्ट किया है। तो इस प्रकार हमारा जो इसमें बच के आया 1,25,80,952 रुपये हमारे इसमें कैपिटल गेन के बच के आए। लेकिन हम इसमें अब ये देखेंगे कि हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन होगा। इसमें हमको इसमें पूरा कैपिटल गेन नहीं हुआ, क्योंकि इस लैंड में जो हमने 20 फ्लैटों को तैयार किया था, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी उस साल में आती है जिस साल स्टॉक को सोल्ड आउट कर देती है। हमने जो इसमें 20 फ्लैट बनाए थे, हमने अभी तक उन 20 फ्लैटों को बेचा नहीं है। हमने 31/3/20 में उनमें से मात्र 15 फ्लैट बेचे हैं। तो जब हमने 15 फ्लैट 31 मार्च 20 में बेचे हैं, तो केवल जो 15 फ्लैट पे ही कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी हमारी आएगी। तो हमारे पास जो कैपिटल गेन आया था 1,25,80,952, ये 20 फ्लैट का था। इसको हमने प्रोपोर्शनेट कर लिया 15 फ्लैट का, तो ये हो गया हमारा 94,35,714 रुपये। इस प्रकार से हमने इसको प्रोपोर्शनेट करके फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी निकाल ली। बाकी की जो हमारी 5 फ्लैट शेष रहे थे, उन पर कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी उस साल आएगी जिस साल वो उनको स्टॉक एंड ट्रेड को बेच दिया जाएगा। उनको अगर हम समझ के हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 में बाकी के 5 फ्लैट बेच दिए, तो 5 फ्लैटों की जो हमारी कैपिटल गेन की लायबिलिटी आएगी वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में आएगी। तो इस प्रकार साथियों, मैंने आज आपको ये बताने का प्रयास किया कि अगर हम अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल गेन की लायबिलिटी किस प्रकार से आती है, और हम उसको किस साल में टैक्सेबल करते हैं, ट्रांसफर किस साल में माना जाता है,
इंडेक्स कॉस्ट किस साल की ली जाती है, और कैपिटल गेन किस साल में चार्जेबल होता है, बिजनेस इनकम कितनी होती है। इन सारी बातों को बताने का हमने इसमें आपको पूरी तरह से प्रयास किया है। इसके अलावा अब इसमें दूसरा जो हमारा सेक्शन है आज का, सेक्शन 28 सब सेक्शन 6A, जो इस बात से डीलिंग करता है कि कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स। अभी तक हमने जो जिस सेक्शन पर हमने चर्चा करी थी वो था हमारा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। अब हम जिस सेक्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा है, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स। तो अप टू असेसमेंट 18-19 इस बात का कोई भी प्रोविजन नहीं था। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल एसेट्स के रूप में कन्वर्ट करता था तो उस पर टैक्स की लायबिलिटी क्या आती थी। कोई भी एक्ट में इस प्रकार का स्पष्ट प्रोविजन नहीं था कि इसको हम किस प्रकार से डीलिंग करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको उसकी बैकग्राउंड बताने का प्रयास करता हूँ। वाइल इनकॉर्पोरेटिंग सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 45, यानी कि जब जो है कानून के जो बनाने वाले हैं उन्होंने जब सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 को इंसर्ट किया था असेसमेंट ईयर 85-86 के द्वारा, तो ये लोग इस बात को विजुलाइज नहीं कर पाए, इस बात को ये नहीं समझ पाए थे कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल एसेट्स के रूप में भी हमको कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो अभी तक एक्ट में कोई भी प्रोविजन इस प्रकार का नहीं था। असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से चलते थे, एसएससी अपने हिसाब से चलते थे। इसमें जो अभी तक थे वो 2 फार्मूले अपनाए हुए थे। असेसिंग ऑफिसर का जो फार्मूला था, एक फार्मूला इसमें था जो असेसिंग ऑफिसर अपनाते थे, डिफरेंस between the book value of share and the market value of the share on the date of conversion should be taken as business income। इसका मतलब ये है कि जो एसएसएम ऑफिसर अभी तक जो फॉर्मूला लेके चलते थे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बैकग्राउंड में क्या लेके चलते थे। जैसे सपोज करिए कोई एसएससी शेयर की ट्रेडिंग का जो है अपना व्यापार करता है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में 1 लाख रुपए के शेयर आ रहे थे और अब वो उन ओवर स्टॉक ट्रेड के रूप में थे। अब वो 1 लाख रुपए के शेयर्स को कैपिटल एसेट्स के रूप में कन्वर्ट करना चाहता है। तो एसएसएम ऑफिसर जिस जिस डेट को उसको कन्वर्जन करना है, उस डेट को फेयर मार्केट वैल्यू होती थी उसको वो जो उसकी एक उसी डेट पर उसको वो कन्वर्ट मानते थे। और जो उसका डिफरेंस होता था, डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शुड बी टेकन एज बिजनेस इनकम, यानी कि जो फेयर मार्केट वैल्यू होती थी जिस डेट को कन्वर्ट हुआ है और उसकी जो है बुक वैल्यू उसको वो बिजनेस इनकम के रूप में मानते थे। और जब वो शेयर आगे चल के बिक जाते थे या आगे चल के एसएससी उनको बेचता था तो जो शेयर की सेल वैल्यू होती थी, तो सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, इसको वो कैपिटल गेन के रूप में मानते थे। जबकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो एसएससी ऐसा नहीं करते थे। एसएससी इसमें ऐसा करते थे कि जैसे 1 लाख रुपए की उस शेयर की बुक वैल्यू है, एसएससी इसको 1 लाख रुपए पर ही इसको कन्वर्ट कर लेते थे कैपिटल एसेट्स के रूप में। और इससे क्या होता था कि वो अपना जो कैपिटल गेन की जो लायबिलिटी थी उसको डेफर कर लेते थे, क्योंकि उस दिन तो उनके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी आई नहीं। अब उन्होंने वो सपोज करिए उन शेयर को आगे चल के उन्होंने उसको बेच दिया, तो जो सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू एंड एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो होता था उसको कैपिटल गेन मान लेते थे। तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी कि अब एसएससी ने कोई भी बिजनेस इनकम अपनी नहीं दिखाई, सारी उसने कैपिटल गेन की इनकम दिखाई जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में सेक्शन 1038 में एग्जेम्प्ट होती थी। और अगर शॉर्ट टर्म भी होता था तब भी उसमें एक मतलब कंसेशनल रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। आपको ये आप सभी लोग जानते हैं कि कैपिटल गेन पर जो टैक्स की लायबिलिटी होती है वो कंसेशनल होती है, जबकि बिजनेस पर जो टैक्स की लायबिलिटी होती है वो हाई रेट से होती है। तो इसीलिए एसएससी हमेशा इस बात को अवॉइड करने का प्रयास करते थे कि उन पर कैपिटल गेन टैक्स लगे, बिजनेस की लायबिलिटी ना आए। जबकि एसएससी ऑफिसर इसका उल्टा सोचते थे, वो इसको बिजनेस इनकम मान के चलते थे और कैपिटल गेन की लायबिलिटी कम से कम आए। इस बात को कानून ने समझा और असेसमेंट 18-19 से एक्ट में एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया, सेक्शन 28 सबसेक्शन 6A। इस सेक्शन में ये बताया गया कि अगर एसएससी अपने स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल एसेट्स के रूप में कन्वर्ट करता है तो जिस दिन उसने उस एसेट्स स्टॉक एंड ट्रेड को एसेट्स में कन्वर्ट किया है उस दिन जो उस एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही उस एसेट्स की वैल्यू मानी जाएगी। अब मैं आपको इस सेक्शन को थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ।
इस सेक्शन में ये लिखा गया है, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जिस दिन उस असेट्स को, उस स्टॉक को हम कैपिटल एसेट्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उस डेट को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको हम जो है डीम्ड उसकी सेल मान लेंगे और उसको बिजनेस इनकम के रूप में उसको जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इस सेक्शन का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिस दिन उसको हमने केवल अभी ट्रीट किया है, अभी हमने उसको केवल ट्रीट किया है, अभी तक वो हमारा स्टॉक इन ट्रेड था और हमने उसको कैपिटल एसेट्स के रूप में ट्रीट किया है, अभी तक हमने उसको बेचा नहीं है, ना हमारे पास कोई भी पैसा आया है, लेकिन कैपिटल गेन की लायबिलिटी उस पर उसी दिन आ गई। तो इस सेक्शन को बहुत ही सोच समझ कर यूज करना होगा एसएससी को, नहीं तो एसएससी के ऊपर एक बहुत बड़ी टैक्स की लायबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी। फुल उसमें जो है जो भी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस फेयर मार्केट वैल्यू पर एसएससी को पूरा टैक्स देना होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कोई एसएससी है जो कि कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने का कार्य करता है, उस एसएससी ने जो है कुछ कॉम्प्लेक्स में ऑफिस बनाए, उसके ओपनिंग स्टॉक में 10 ऑफिस आ रहे हैं जिसकी की वैल्यू 10 करोड़ है, इसकी वैल्यू 10 करोड़ है। अब उस एसएससी का ये बनाया कि इसमें से एक ऑफिस में अपने पर्सनल यूज के लिए रखूंगा, इसमें मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा, इसको मैं बेचूंगा नहीं। उसने उस एक ऑफिस को अपना कैपिटल एसेट्स के रूप में कन्वर्ट करने का निश्चय किया और उसने साल के अंत में या साल के मध्य में उस स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट क्या कर लिया, उसको ट्रीट कर लिया, उसको मान लिया कि ये मेरी कैपिटल एसेट्स है, मैं इसको बेचूंगा नहीं। तो जैसे ही उसने उसको ये मान लिया, उस दिन जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा। जैसे सपोज करिए तो उस दिन उसकी उस ऑफिस की फेयर मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए थी, तो 2 करोड़ रुपए को बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा और उसको उस पर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि 2 करोड़ की बिजनेस इनकम तो मान ली, लेकिन नेट इफेक्ट इसमें 1 करोड़ का ही आएगा, क्योंकि जब हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक की गणना करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक से जो 2 करोड़ रुपए का जो हमने इसको ट्रीट किया है, इसकी जो कॉस्ट थी 1 करोड़, वो माइनस हो जाएगी, तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो 1 करोड़ आएगा। तो एसएससी को 1 करोड़ रुपए पर टैक्स का भुगतान करना होगा। तो ये सेक्शन इतना ज़्यादा पेचीदा है, इतना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है कि जिस दिन उस व्यक्ति ने उसको ट्रीट किया, ट्रीट करते ही उस पर टैक्स की लायबिलिटी आ गई। जबकि हमारा सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 था, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें यह था जिस दिन हम स्टॉक को जिस दिन हम स्टॉक को सोल्ड आउट करेंगे उस दिन कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी आएगी। जबकि इस सेक्शन में ऐसा नहीं है, सेक्शन 28 सब सेक्शन 6 में ऐसा नहीं है। इसमें तो जिस दिन हमने उसको ट्रीट किया, जिस दिन हमने इसको अपना मान लिया कि ये हमारी कैपिटल एसेट्स है, हमने केवल उसमें कुछ नहीं किया, हमने केवल बैलेंस शीट में थोड़ा परिवर्तन किया, जो हमारा स्टॉक इन ट्रेड के रूप में आ रहा था हमने उसको लेके केवल कैपिटल एसेट्स में कर दिया। किया हमने कुछ नहीं, पैसा हम पे कुछ नहीं आया, लेकिन कैपिटल गेन की लायबिलिटी हमारे ऊपर एराई हो गई। तो इस सेक्शन को बहुत ही बुद्धिमानी के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ हमको यूज करना है। जहाँ उसको व्यक्ति को जरूरत हो वहीं इस सेक्शन को यूज करना चाहिए, अदरवाइज इस सेक्शन को यूज करना बहुत ही आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब मैं आपको एक प्रोविजन और बताने जा रहा हूँ, वो प्रोविजन बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रोविजन है सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 से संबंधित। इस सेक्शन में ये बतलाया गया था कि जिस साल भी हम अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उसी साल इसका ट्रांसफर मान लिया जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि जिस साल एसेट्स को हम कैपिटल एसेट्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो उसी साल इसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी उस साल में आती है जिस साल हमारा स्टॉक एंड ट्रेड सोल्ड आउट होता है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि हमारे जो कैपिटल गेन के जो और जो नॉर्मल सेक्शन है, नॉर्मल सेक्शन की थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूँगा। अगर हमने कोई अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचा है और रेजिडेंशियल हाउस बेचने के बाद हमारे पास जो उस पर कैपिटल गेन की जो लायबिलिटी आई है, कैपिटल गेन उसमें निकल के आया है, तो उसमें हमको ये छूट होती है कि हमने जिस दिन उसको ट्रांसफ़र किया है उस दिन से 2 साल के बाद या तो हम कोई नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं या अगले 3 साल में नया रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, या 1 साल पहले भी हम एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमको कैपिटल गेन टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस सेक्शन में सबसे बड़ी समस्या पैदा ये हो गई कि अब हम 1 साल का जो समय है उसमें जो दिया हुआ सेक्शन 54 में उसमें ये दिया हुआ है
कि फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जिस दिन आपने उसको ट्रांसफ़र किया है उस दिन से ही आपको 2 साल करनी है, उस दिन से ही आपको 3 साल करनी है। अब हमारा ये 45 सबसेक्शन 2 है, इसमें हमने सपोज करिए ट्रांसफ़र हमारा हुआ है 31 मार्च 2019 में, और हमारा स्टॉक जो बिका है वो बिका है हमारा 31 मार्च 2022 में, 3 साल के बाद। जब हमारा स्टॉक बिकेगा जब ही हम पे रुपया आएगा, जब ही हम कैपिटल गेन देंगे। लेकिन अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना हो न्यू हाउस में तो हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जबकि इसमें हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ है 31 मार्च 19 में हुआ है। अगर हम फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र लेके चलेंगे तो 31/3/22 से पहले हमारे 2 साल और 3 साल समाप्त हो चुके होंगे और हमको सेक्शन 54 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और हमको पूरा जो हमने स्टॉक बेचा है पूरी कैपिटल गेन पर जो हमने कैलकुलेशन किया उस पर हमको टैक्स जमा कराने पड़ेगा। इस बात को भी लॉ ने समझा और इसमें एक सर्कुलर आ गया। मैं उस सर्कुलर को भी आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये सर्कुलर नंबर है 791 डेटेड 2 जून 2000। इस सर्कुलर में ये बताया गया है टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। क्लैरिफिकेशन आ गया है इसमें। इसमें जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इस बात को क्लैरिफाई किया है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 रीड विद सेक्शन 40 54 ई ए ईवी ईसी। और हम इसमें इसको 54 को भी मान सकते हैं, 54 ऐप को भी उसी लाइन पे लेके हम चल सकते हैं। इसमें ये हमको ये बताया गया है कि सेक्शन 2 क्लॉज 47 of the Income Tax Act provides that any conversion of capital assets into stock on trade shall be regarded as a transfer. This transfer arises in the year in which such conversion takes place, and accordingly capital gain would normally arise in that very year. However, Section 45 subsection 2 of the Act postponed the assessment of such capital gain to the year in which the stock in trade is actually sold or otherwise transferred by the assessee. अब इसमें दिक्कत हमारे सामने वही खड़ी हुई जो अभी मैंने आपको सारी चीज बात बताई थी। तो जो अपने जो बोर्ड का सर्कुलर है मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54E of the Act or under section 54F of the Act, the investment in specified assets were required to be made within 6 months from the date of ट्रांसफ़र। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि हमको स्पेसिफाइड असेट्स में अगर हमको 54E में अगर किसी असेट्स में वो करना है तो हमको 6 महीने का समय मिलता है। हम इसमें देखेंगे सेक्शन 54EA, 54EB और 54EC also provides deduction from long-term capital gain if the sale proceed long-term capital gain is invested in specified assets within a period of 6 months from the date of transfer. It is not possible for an assessee to make the required investment under the aforesaid section at the point of conversion of capital assets into stock in trade, because the right to collect sale consideration in such case arises only at the point of sale or transfer otherwise of stock in trade. तो कहने का मतलब ये है कि हमको पैसा उस दिन मिलेगा जिस दिन हमने स्टॉक को सेल किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमको उस दिन करना पड़ेगा जिस दिन हमने ट्रांसफ़र किया है। उससे 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। और अगर हमको सेक्शन 54 में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको 2 साल के बाद तक करना होता है या 3 साल बाद तक कंस्ट्रक्शन कराना होता है। तो बोर्ड ने इस बात को समझा और इस बात का गहराई से अध्ययन किया और सर्कुलर नंबर 791 इशूड किया। इस सर्कुलर में यही बताया गया है कि जिस दिन हमने उस स्टॉक को सेल कर दिया है उस दिन से हमको ये समय मिलेगा, उस दिन के बाद से 6 महीने मिलेंगे, उस दिन के बाद से हमको 2 साल मिलेंगे, उस दिन के बाद से हमको 3 साल का समय मिलेगा। तो ये बोर्ड ने इसको क्लैरिफाई किया और एसएससी को एक बहुत बड़ी राहत देने का कार्य बोर्ड ने किया। अब एसएससी को इस सेक्शनों में इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस सेक्शन को बहुत गहराई के साथ देखिए। मैंने इन तीनों सेक्शनों का बहुत गहराई के साथ आपको अध्ययन कराया है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, सेक्शन 28 सबसेक्शन 6 से, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट के सेक्शन है 54, 54F, 54EA, 54EB एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम उसको इन्वेस्टमेंट की टाइम लिमिट भी बता दी कि जो नॉर्मली टाइम लिमिट होती है वो होती है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र से, लेकिन सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में जो हमारा ट्रांसफ़र की डेट मानी जाएगी वो उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन हमने स्टॉक इन ट्रेड को
सील्ड आउट किया है, क्योंकि उसी दिन हमारे पास पैसा आया, उसी दिन हमारे पास सेल्फ इंश्योरेंस आया, तो उसके बाद ही हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले हम उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैंने आपको दो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन कैपिटल गेन के समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी इन दोनों सेक्शनों में रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी क्वेरियों का आंसर आपको दे सकूं। और ये हमारी कैपिटल गेन की सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। अभी इसमें काफ़ी सेक्शन रह गए हैं, मैं एक एक दो सेक्शन करके आपके सामने इन सेक्शनों को लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।